हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा एंड आज के इस वीडियो में हम आरआरबी यानी कि रेलवे के हवाले से जो भर्तियां निकली हुई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर, उनके फॉर्म फिलअप को देखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप रहेगा आपका, लाइव हम फिल करेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखो अंत तक देखना, और जहां भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है या ये एग्जाम में कहाँ कहाँ आप मात खा सकते हो, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपके करेक्शन के भी चांसेस बंद हो सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको अपनी एलिजिबिलिटी को समझना है, वो सारी चीजें मैं अंत तक बताने वाली हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आपके पास कुल 21 आरआरबी वेबसाइट्स, आप कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कहीं से भी। मतलब ये 21 आरआरबीज में से जहां पर भी आपको वैकेंसीज दिखे फॉर्म फिलअप करोगे। फिलहाल सारी पोस्ट हर आरआरबीज में अवेलेबल नहीं है, तो आप बिलासपुर में कभी सजेस्ट करूंगी, जो भी हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां पे आपको लगभग सारी ही पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा फॉर्म फिलिंग का, ये भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे rrbapply.gov.in, वहां से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। तो इसके ना कुछ 6 स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप होता है आपको अपना अकाउंट बनाना है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करवाने के बाद आप दूसरी डिटेल्स फिल करोगे। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके भी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन के लिए क्या क्या मैट्रिक्स रहेगा वो आपको बताऊंगी। लास्ट में आपका पोस्ट का प्रेफरेंस क्या है, और फिर आप पूरा प्रीव्यू लोगे पेपर का पेमेंट से पहले उस फॉर्म फिलअप का, तो वो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। जैसे आप विजिट करेंगे rrbapply.gov.in, मैं फॉर एग्जांपल गूगल पे आपको लेकर चलती हूँ। ठीक है, आपको गूगल पे टाइप करना है rrbapply.gov.in या RRB अप्लाई ऑनलाइन, कुछ भी आप सर्च कर लीजिए। टॉप पर ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे गए, आपको अप्लाई पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आप इस पे जाओगे, तो आपको साइन इन नहीं करना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो, नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पे चलेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है CEN के लिए, जो कि आरआरबी के द्वारा इशू किया गया था 2024 में, उन्हें जरूरत नहीं है दोबारा रजिस्टर करने की, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उनको जो है लॉगिन करना है सेम यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, एल्स वाइज आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करेंगे। नेशनैलिटी में ये संपूर्ण भारत आवेदन तो है ही, साथ ही साथ में नेपाल और भूटान की नेशनैलिटी भी यहाँ पर काम करेगी। तिब्बतन रेफ्यूजी जो इंडिया में आए थे 1 जनवरी 1962 के पहले परमानेंटली सेटल अप होने के लिए इंडिया में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो लोग जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं, जो पाकिस्तान से माइग्रेट करे हैं, या बर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायर या इथोपिया से या वियतनाम से, तो वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये संपूर्ण भारत के अलावा अदर कंट्रीज में, मतलब फॉरेन वाले जो हैं, उनके लिए भी आवेदन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अपना पूरा नाम फिल करोगे। मैं सजेस्ट करती हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप कैप्स लॉक ऑन कर ही फिल करना। ठीक है, मैं वापस ले चलती हूँ आपको। जब भी आप अपनी फुल डिटेल्स फिल करो तो आप कैप्स लॉक ऑन कर लें। ठीक है, तो NIDHI फॉर एग्जाम्पल मैंने फिल किया, तो NIDHI यहाँ पे फिल कर लिया। फुल नेम पूरा लिखना है, सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूरा लिखोगे। रीटाइप आपको दोबारा करना है, तो यहाँ पर ऐसे निधि अरोरा फिल कर देना। मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया है। आगे चलते हैं, क्या आपने अपना नाम चेंज किया है, येस और नो। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपके पास, आप पोजेस करनी चाहिए एक गजेट नोटिफिकेशन या रेलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन नेम चेंजेस के लिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे, एल्स वाइज नहीं होगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं किया होता, वो नो लिख देते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा अपने सर्टिफिकेशन के हिसाब से। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पहले ईयर को चूज करेंगे, फिर मंथ को, फिर उसके बाद डेट को चूज करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रीटाइप करना है आपको डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, जो लिखा हुआ है वही लिख लेना। जिसका DOB सर्टिफिकेट नहीं है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट चल जाएगा। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है अपना। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये ऑप्शन में से जो आपको जेंडर है वो चूज करना। फादर्स नेम चूज करना, रीटाइप करना है यहाँ पे। मदर्स नेम चूज करना, रीटाइप करना। उसके बाद ईमेल एड्रेस मेरे साथ साथ फॉर्म फिलअप करना, यही रेकमेंड करूंगी। जब आप अपनी ईमेल एड्रेस डालो तो वहां वो एड्रेस होना चाहिए जहां पर आपका कम्युनिकेशन हो सके, वो ईमेल आईडी नहीं जो वर्क ही नहीं करती है।
फिर आप जेनरेट ईमेल ओटीपी पे आओगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पे, वो आपको फिल करना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, फिर यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, आप उसे डाल के जेनरेट करोगे। फिर नीचे जाओगे, आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। आधार कार्ड पे जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर ओटीपी आएगा, वो डालना है। वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए मोड प्रोवाइड कर रहे हो वो ट्रू है, ट्रू सेंस में सही है इन ऑल ऑनेस्टी, और बाकी सारी चीजें आप इस पे डिक्लेरेशन पे जाइएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? कॉम्बिनेशन में कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, स्पेशल कैरेक्टर्स का एंड नंबर्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करते हैं, मैं आपको कोई भी बता देती हूँ। पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ओके दोबारा करते हैं। हाँ, आप यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकते हो। मान लो आपने लिखा एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख रहे हो ई कैपिटल, कहाँ गया, ई कैपिटल, यहाँ लिख, उसके बाद स्मॉल कर दो एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जाम लिख दिया आपने, कोई भी ऐसे एट, हैशटैग, डॉलर, रुपी एंड ये सारे आपने सिंबल लगा दिए। उसके बाद कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन हो गया है, सिंबॉलिक स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया। आप कुछ नंबर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लगता है 1 2 3 4 जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर्स में सेट कर लो। अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद कंफर्म करना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से अब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो हमने कौन सा प्रोसेस समझ लिया? हमने ये वाला प्रोसेस समझ लिया है, हम क्या क्या डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कैंडिडेट की जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स है उसको हाइड कर दिया सिक्योरिटी पर्पस से। आई एम नॉट अ रोबोट को क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐसा ऑप्शन ओपन अप हो जाएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी जो आपने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। जैसे ही आपने प्रोवाइड किया ये पूरा फॉर्म, आप यहाँ पे टिक करोगे आई हैव रीचेक द डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, ठीक है। आपने चेक कर लिया और उसको करेक्ट आपने पाया है। उसके बाद आप क्या करोगे? क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपको कुछ इनकरेक्ट लग रहा है आप एडिट पे जाएं और जाकर के उस डिटेल को करेक्ट करें, एल्सवाइज आप क्रिएट एन अकाउंट पे चले जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्रिएट एन अकाउंट पे डिटेल है, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर को लेकर के, किसी भी स्टेज पर ये मॉडिफाई नहीं हो सकता रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, जैसे आपका अकाउंट बन जाता है। तो इसीलिए बार बार ये आपसे कंफर्मेशन लेगा, आपको प्रोसीड पे जाना है और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया 6 स्टेप में से। अब क्या करना है? अब यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि सीबीटी मोड पेपर है, 13 लैंग्वेजेस हैं, ये सब के लिए आपको आगाह किया जा रहा है। बाकी आपको पता ही है, मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेरियस पोस्ट्स ऑफ मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, जिसमें ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट फॉर्म फिलिंग की लिखी हुई है। 7 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं और क्लोजिंग डेट आपकी 6 फरवरी रहेगी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ आरआरबी, कौन से आरआरबी से आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। और लास्ट में एक ये भी पूछा जा रहा है, आई एम नॉट करेंटली डीबार्ड फ्रॉम बाय एनी आरआरबी और आरआरसी, कि मुझे डीबार नहीं किया गया है, उस पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किया गया है तो फिर आप कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर 21 आरआरबीज के आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, जैसे आप कोई भी एक आरआरबी चूज करो, जरूरी नहीं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस पोस्ट, वो पोस्ट की अवेलेबिलिटी वहां पर हो, ठीक है। तो बिलासपुर अभी के लिए आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगभग सारे ही पोस्ट मिल जाएंगे। जैसे मान लो मैंने बिलासपुर सिलेक्ट करा, कुछ भी सिलेक्ट करा, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगी। यहाँ पे बोला गया है ये जो डेटा है प्रीवियस डेटा से फेच किया गया है, सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। कुछ इसमें पुरानी डिटेल्स आ जाएगी आपकी, ठीक है, आपकी एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी, सर्टिफिकेट, फादर्स नेम, आपका फुल नेम, मदर्स नेम, तो ये सारी चीजें आ गई है, ठीक है। जैसे ही आ जाएंगी इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपनी कुछ और पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे कि अपना जेंडर आप फिल कर चुके थे, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कर चुके थे, यहाँ से अब आपको फिल करना शुरू करना है, ठीक है। आप अपना मैरिटल स्टेटस डालोगे। मैरिटल स्टेटस में क्या क्या ऑप्शन आता है? अनमैरिड, मैरिड, जुडिशियली सेपरेटेड, डिवोर्स बट नॉट रीमैरिड, विडोड बट नॉट रीमैरिड, डिवोर्सी बट रीमैरिड, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। रिलीजन, रिलीजन में क्या ऑप्शन आ सकता है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन, ठीक है, पारसी, अदर्स। तो रिलीजन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मदर टंग आपकी कौन सी रहेगी, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ऐसे करके सारी लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आप अपनी मदर टंग को चूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। आप एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज चूज करने जाओगे तो वो चॉइस है
यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, तो वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी ऐसे भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। परमानेंट विजिबल मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी पे कोई भी मार्क है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आप दो कोई भी आइडेंटिफाई कर दो, कोई मोल, कोई तिल लिख सकते हो, ठीक है, कोई बर्थ मार्क है आप वो मेंशन कर सकते हो कहाँ पर है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी में क्या सिलेक्ट करना है, या हिंदू मुस्लिम नहीं है, कम्युनिटी में आपकी कैटेगरी है, और कैटेगरी में आप ये सिलेक्ट करोगे या तो अनरिजर्व, SC ST OBC EWS, जो भी कैटेगरी या कम्युनिटी आप सिलेक्ट करते हो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का ना हो, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये केंद्रीय स्तर की भर्ती है, ठीक है। रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रेस पे। एड्रेस में स्टेट या यूनियन टेरिटरी किससे आप बिलोंग करते हो, प्रेजेंट एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट क्या है, अपना एड्रेस क्या है उसको ध्यान से फिल करना। उसके बाद प्रेजेंट या नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन कौन सा है आसपास, और पिन कोड क्या है। जैसे ही आप ये फिल करोगे, अगर आपने ये सिलेक्ट करा कि आपका जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के जैसा है, तो आप इसे टिक कर देना। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, आपको दो बार फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। पर अगर अलग है तो आप इसे क्लिक मत करना, यहाँ पर आप अलग डिटेल्स प्रोवाइड करना, ये चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रीवियस अगर बैक जाना है तो, और सेव एंड नेक्स्ट, सेव करते रहना हर प्रोसेस को। तो अगर आपने इसे सेव कर दिया तो ये सारी डिटेल्स आपकी सेव हो गई, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। तो यहाँ से अब आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर दिया, सेकंड स्टेप भी आपका पूरा हो गया। अब हम चल रहे हैं थर्ड स्टेप पे, जो है हमारी अदर डिटेल्स, ठीक है। अदर डिटेल्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको बताना है क्या आप एक सर्विसमैन हो, यस या नो ऑप्शन आएगा। मान लो अगर आप एक यस क्लिक करते हो, RRB के एक सर्विसमैन थे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फिर क्वेश्चंस आएंगे कि डिफेंस सर्विस, आर्मी, नेवी, नेवी फोर्स कहाँ पे थे, तो वैसे कुछ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। रैंक क्या थी उसके कुछ ऑप्शंस आएंगे। अटेस्टेशन की डेट क्या थी उसका आपको ईयर, मंथ, डेट सब बताना है। क्या आप डिफेंस सर्विस में अभी भी हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। लेंथ ऑफ सर्विस, कब तक के लिए काम किया था, वो ऑप्शन आएंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आपको ध्यान से फिल करने हैं, ठीक है। नहीं हो तो सीधा यहाँ नो लिखो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको शो ही नहीं करेगा, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने यस इसलिए क्लिक किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हो सकते हैं, तो वो आप पिक कर लीजिए। छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आपको फॉर्म फिलिंग में वहीं आप अटका देते हैं और आप फिर आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिनको भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए आप यस या नो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास, क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हो। अब जैसे आप इस पे यस क्लिक करोगे ना, आपको फटाक से एक डिस्क्लेमर शो करेगा। ये वो बोल रहा है EBC कैटेगरी वो होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से भी कम है, ठीक है। और BPL कार्ड में वो आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड सर्टिफिकेट है उनके पास में। वो इज्जत MST के जो भी रेलवेज के द्वारा इशू की गई है उनके होल्डर्स हैं। उनकी वैलिड इनकम डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए एक फॉर्मेट में जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। EBC और EWS डिस्टिंक्ट अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, EBC और OBC भी अलग कैटेगरी होती है। तो EBC को OBC से कंफ्यूज ना करें, EBC को अलग ही रखें। EBC कैंडिडेट्स को इंटाइटल किया जाता है सिर्फ फी कंसेशन के लिए, जॉब रिजर्वेशन के लिए नहीं किया जाता। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन फी में कंसेशन चाहिए, सिर्फ उसके लिए आपको ये क्लिक करना है, आपको कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेंट्स को EBC सर्टिफिकेट RRB के द्वारा जो इशू किया गया प्रोवाइड करना है। अगर वो EBC सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ये डिस्क्लेमर को ध्यान रखना, फिर अंडरस्टैंड करके अग्री करके आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वही ऑप्शंस आपके पास में आ जाएंगे। EBC अगर होल्डर हो तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको कंसेशन अवेल करना है फी में, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, इशूइंग अथॉरिटी मेंशन कर देना, डेट ऑफ इशू, डेट, मंथ, ईयर, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एम्प्लॉय हो इंडियन रेलवेज के। आगे चलते हैं। अगर आप हो, अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, ये इशूइंग अथॉरिटी के ऑप्शन है EBC कैटेगरी में, BPL, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इज्जत, MST, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी आपके पास इशूइंग अथॉरिटी है जहां से सर्टिफाइड हो वो मेंशन करना है। खैर, हम आगे चलते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हो इंडियन रेलवेज के, आप यस क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने NOC के लिए अप्लाई किया है कंट्रोलिंग ऑफिसर से, ठीक है। कौन सी कैटेगरी आपकी, ग्रुप C, एस्टवाइल, ग्रुप D, सब्स्टिट्यूट या क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव।
प्लेस ऑफ वर्किंग, कहाँ काम कर रहे हो, और जोन पीयू यूनिट उसको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नो है तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको शो ही नहीं करेगा, हट जाएगा। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नहीं हो, नो आ जाएगा, कुछ और ऑप्शन शो ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, क्योंकि क्या है ना, जो आपकी 500 रुपए फी है अनरिजर्व कैटेगरी की, उसमें 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये अकाउंट डिटेल पहले ही मांग रहा है। इसमें आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट में नाम है। कार्ड मत पकड़ के बैठ जाना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। बैंक अकाउंट नंबर के लिए रिफंड फी क्या है, ठीक है, कंफर्म्ड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर, तो जहां पर रिफंड आना है वो बैंक अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड करना है। आईएफएससी कोड प्रोवाइड करना है, और बैंक नेम का रिफंड और ये बैंक एड्रेस रिफंड, ये अपने आप ही आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा अगर अपने यहाँ तक डिटेल्स प्रोवाइड करिए। आप कंफर्म करना, सेव हो गई आपकी डिटेल्स, सेव पे जाना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका ये वाला अदर पर्सनल डिटेल्स वाला भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। मैं एक और पॉइंटर यहाँ पे बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय अगर हैं, वो इस जोन पीयू यूनिट में जाना चाहते हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने ये कंप्लीट कर लिया, कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं, जैसे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, नॉट एप्लीकेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, कौन से डिपार्टमेंट से, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। खैर, हम सेव एंड नेक्स्ट कर चुके थे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे। आप अगर अंडरस्टैंड और अग्री करते हो तो इस डिस्क्लेमर पे क्लिक कर देना और आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमारी डिटेल्स वगैरह फिल हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो ये आपका कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है ये हमारा। फोर्थ स्टेप में अब आपको क्या करना है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ ये दिया होगा मैट्रिकुलेशन, 10th का सर्टिफिकेट, तो ये अपने आप मेंशन किया होगा। आपको अपने स्टेट का नाम बताना है जहां से आपने 10th करी है, जिस डिस्ट्रिक्ट से करी है, जिस बोर्ड से करी है, वो आपको बताना है। ठीक है, डेट ऑफ पासिंग, इसमें डेट, मंथ, ईयर तीनों बताना पड़ेगा। अपने 10th की मार्कशीट लेकर बैठना, रोल नंबर लिखना और आपने कितने मार्क्स स्कोर करे थे वो बताना। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम क्या सिर्फ 10th की ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है? नहीं, यहाँ पर आप जाओगे ऐड पर, इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलना। जैसे आप क्लिक करोगे आप दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो अब आप इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th ऐड करो, 12th की वही सारी डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, आपने 10th की मेंशन कर दी, 12th की मेंशन कर दी, उसके बाद जो भी स्टूडेंट प्राइमरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर अलग से अपना डीएलएड की जो डिग्री है उसको शोकेस करेंगे, उसके बारे में उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट अपर सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं 11th 12th के लिए पीजीटी पोस्ट पे, वो अपनी बीएड की डिग्री को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, एडिट एंड डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिसिप्लिन, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, इनको ध्यान से फिल करना। आपका जो भी 10th 12th डीएलएड, बीएड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में रोल नंबर रहा है वो यहाँ फिल करना है। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो रहा है वो यहाँ फिल करना है। जो डिसिप्लिन, जो कोर्स आपने किया था वो यहाँ पे फिल करना है। किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से बोर्ड, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, डेट ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज क्या थी, ये प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देंगे सारी डिटेल्स, उसके बाद आप अगर टेट क्वालिफाइड हो तो उसके लिए भी आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, वही सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट्स को खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी प्रोफिशिएंसी कौन कौन सी लैंग्वेजेस में है पढ़ाने में। अगर इंग्लिश और हिंदी में कॉम्पिटेंसी है तो ये आपके लिए ब्राउनी पॉइंट है, क्योंकि बहुत जगह इंग्लिश मीडियम की पोस्ट निकली है और वो आपको प्रोवाइड करना है। बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे, आप कोई भी 2-3 जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप जरूर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करें। साथ ही साथ में आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की जब हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं वहां पे ये दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 12th या उसके इक्विवेलेंट जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए। ये कहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन, ये मैं दिखा देती हूँ। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, अच्छा यहाँ मिलेगा आपको, ये सॉरी यहाँ मिलेगा क्वालिफिकेशन में 12th या उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्रीज होंगी ना उसके ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। 12th है, 2 years डिप्लोमा है, 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में बीएड या इक्विवेलेंट है, बैचलर डिग्री है,
सर्टिफिकेशन कोर्स है किसी लैंग्वेज में, डिप्लोमा है किसी में भी, इन सभी में से फुल टाइम डिप्लोमा है किसी में, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स डिग्री है, पार्ट टाइम है, पीजी डिप्लोमा है, 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सभी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे दी गई है। आप बस अपनी क्वालिफिकेशन, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, उन सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करते रहिए और ऐड के ऑप्शन को चूज करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप यहाँ वाली क्वालिफिकेशन पे जाओगे जहाँ आपको जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, उनके पास आपके ये कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जैसे ए लेवल कोर्स है, कंप्यूटर साइंस के लिए आपने DOE-ACC से किया है, या बी लेवल डिप्लोमा किया है, या सी लेवल डिप्लोमा किया है, या 12th प्लस 2 स्टेज इक्विवेलेंट उसका किया है, 2 इयर्स डिप्लोमा किया एलिमेंट्री एजुकेशन में, 2 ईयर डिप्लोमा किया स्पेशल एजुकेशन में, बीएड या उसके इक्विवेलेंट डिग्री करी है, बैचलर डिग्री करी है, सर्टिफिकेट कोर्स करा है किसी लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, या डिप्लोमा किया है। तो इनमें से आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ये वर्क एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियली आप प्रोवाइड करोगे, उसके नीचे वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स है, आपने कहीं काम किया है या नहीं किया है। तो जो वर्क एक्सपीरियंस आएगा उसमें आपके पास ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आप स्टैंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ प्लीडर किसी बार में, एक्सपीरियंस है आपका पैथोलॉजिकल या बायोकेमिकल लेबोरेटरी में, ये लैब असिस्टेंट के पोस्ट के लिए पूछा जाएगा। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग वाले ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। एडमिन में काम किया है, वर्क साइकोलॉजी में काम किया, जो भी आपका रिक्विजिट्स है वो आप फिल करें। उसके बाद अब आप पहुंच रहे हैं अपने 5th स्टेप पे। 5th स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कैसे कैसे अपलोड करना है, ये बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज, जिसमें आपकी फोटो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। इसके डायमेंशंस बता देती हूँ। ये जो इसकी लेंथ है इसमें 320 px का ये होना चाहिए, और ये जो इसकी ब्रेड्थ है ये 240 px का होना चाहिए। तो आप किसी भी नॉर्मल रेगुलर वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को विजिट करो, फ्री में डायमेंशंस को अपने हिसाब से ये जो डायमेंशंस प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लो, ठीक है। तो ये आपकी पास की फोटो होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई बचपन की फोटो दे दी, रीसेंट नजदीकी फोटो जिससे आप मिलते जुलते हो। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो, और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए वो फोटो, कहीं बचपन की दे दी। आपका जो साइज है 35 mm या 45 mm के बीच में होना चाहिए, या फिर 320 इंटू 240 पिक्सल्स के बीच में। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट। साइज जो है फोटोग्राफ का वो 50 KB से 100 KB के बीच में हो। तो आप डायमेंशंस ये है और साइज ये है, इसका चीज का ध्यान रखना। फोटोग्राफ जो है मोबाइल से ली गई हो या सेल्फी पोर्ट्रेट से ली गई हो, उससे रिजेक्शन हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपने सेल्फी ले ली जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो वो वाली फोटो ली रही है। फोटो का क्लियर फ्रंट व्यू होना चाहिए, बिना कैप या ग्लासेस के होने चाहिए, चश्मा नहीं पहनना, कैप नहीं पहनना है। फेशियल फीचर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए, कोई ज्वेलरी वगैरह से कवर नहीं करना है आपको। मेन फीचर्स जो है कवर नहीं होने चाहिए, हेड को भी कवर नहीं करना है। अगर कैंडिडेट चश्मे पहन रहा है तो फोटोग्राफ को कोई ग्लेयर नहीं पड़ना चाहिए, उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा। कोई भी डेविएशन पाई गई तो आप लेटर स्टेज पे आपका जो रिजेक्शन है वो हो सकता है कैंडिडेचर का, तो उस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही फोटो अपलोड करना। कुछ सैंपल दिए गए हैं फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज के, कि इस तरीके से आपकी फोटोज रिजेक्ट हो सकती है। जैसे आपके अगर बाल आगे आ रहे हैं, या फिर आपकी आंखें बंद हैं, या फिर आप हैट पहनी हुई है आपने, या फिर सन ग्लासेस पहने हैं, या पोर्ट्रेट स्टाइल में आप स्टाइल मार रहे हो, पोज कर रहे हो, टू बहुत लाइट है, ठीक है, वॉश्ड आउट कलर है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, या आपने कुछ पहना हुआ है कवर करने के लिए हेड पे, तो ये सब अलाउड नहीं होंगी। अगर आप पहन रहे हो तो फेशियल फीचर्स कवर नहीं होने चाहिए, फॉरहेड आपका क्लियरली दिखना चाहिए, और साथ ही साथ में नहीं पहना है तो ये वाली ऐसी फोटोज एलिजिबल होंगी, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके कुछ डायमेंशन थे। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, आपको प्रोवाइड करना है सिग्नेचर। तो फोटो और सिग्नेचर के लिए डायमेंशन से 60 px इंटू 140 px, ये आप ध्यान रखना। ब्राउज करोगे अपलोड कर देना, ब्राउज करोगे अपलोड कर देना। यहाँ पर आपका 50 mm इंटू 20 mm होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक पेन से होना चाहिए, और बॉक्स के अंदर होना चाहिए। यहाँ आपका सिग्नेचर दिखाई देना चाहिए जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में ना हो, जैसे ऐसे लिखते हो ना स्मॉल लेटर्स में, रनिंग होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट ये एक्सेप्टेबल होगा। 50 mm इंटू 20 mm या फिर 140 इंटू 60 पिक्सल्स होना चाहिए। 30 KB से 45 KB तक की लिमिट है, ठीक है। 30 KB से लेके 45 KB तक की रेंज है। सिग्नेचर एप्लीकेंट का होना चाहिए, किसी और इंसान का नहीं होना चाहिए। कोई डेविएशन हुई तो अगेन रिजेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी। अब आपका है लास्ट स्टेप, ये 6th स्टेप है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप अगर आपने आरआरबी अहमदाबाद चूज कर लिया और आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करी है उसके हिसाब से वो मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभी आपकी पोस्ट ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कि आप जो है वो एलिजिबल नहीं है सिलेक्टेड आरआरबी के अंडर। तो आप इंश्योर करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दोबारा देखें। इसीलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान से देख करके चलना कि दोबारा से मतलब आप विजिट करोगे फिर दोबारा सेव 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 पे जाओगे तब जाकर आप इस स्टेप पे पहुंचोगे 6th पे। तो देख लेना वो आप बिलासपुर टिक कर लीजिए या फिर जो भी आपका नजदीकी है पहले तो उसी में ट्राई करें, नजदीकी मिल जाए तो बेहतर है। और जैसे मैंने बिलासपुर अगर टिक किया था तो यहाँ मुझे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट है ज्योग्राफी की इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, टीजीटी पोस्ट है मैथ्स की इंग्लिश मीडियम में, प्राइमरी रेलवे टीचर की पोस्ट है। तो यहाँ मुझे पीआरटी भी मिल गया, टीजीटी भी मिल गया, मुझे यहाँ पीजीटी भी मिल गया है, ठीक है। मैं अब यहाँ पर इसको सीक्वेंसिंग में सेट कर दूंगी, मुझे जहां जहां पे पहले एग्जाम देना है, अगर मुझे पीआरटी का एग्जाम पहले देना है तो मैं पीआरटी पहले इसको सेट कर दूंगी, ऐसे मुझे ड्रैग करना है। मुझे इसका एग्जाम बाद में देना है टीजीटी का तो मैं सेकंड नंबर पे ये कर दूंगी, पीजीटी का लास्ट में देना है तो मैं ये कर लूंगी, जिससे कि मेरा लेवल डिफाइन हो जाए। जितनी भी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ वो डिपेंडेंट होगा मेरे डॉक्यूमेंट्स पे, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जो मैंने प्रोवाइड करा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज पर जो उस आरआरबी में अवेलेबल होंगी। तो आपको उस चीज को ध्यान से केटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सब कुछ अपलोड हो चुका है, सारी डिटेल सेव हो चुकी हैं। जैसे आप इस पे जाएंगे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए डिक्लेरेशन आ जाएगा कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है पोस्ट प्रेफरेंस और आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद आप करंटली डी बार नहीं हुए हो, आप अग्री करते हो आरआरबी का फाइनल जो स्कोर एग्जामिनेशन का उन सब से। उसके बाद आप डिक्लेयर करते हो कि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपने प्रोवाइड करी है बिल्कुल सही है और ये सारी चीजें आप ध्यान से प्लेस कर रहे हो। जिस भी प्लेस से आप फिल कर रहे हो वो आप भर दीजिएगा, ठीक है। जिस भी आप जगह से बिलोंग करते हो वो आप लिख दीजिएगा एंड उसके बाद आपका प्रीव्यू आ जाएगा। लास्ट स्टेप प्रीव्यू में आपकी जो भी डिटेल्स है ध्यान से देखना, प्रोवाइड करना, उसके बाद टिक कर देना आपने सारी डिटेल्स को चेक कर दिया है। अगर एडिट करना है तो एडिट का भी ऑप्शन है कि दोबारा से उसे सही कर दो, नहीं करना एडिट तो सबमिट पे चले जाना। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे फिर एक डिस्क्लेमर आएगा कि आप कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से सोच लो। सबमिशन पे जाना अगर सही है सब कुछ तो, एंड उसके बाद आपकी पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फी जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो फी आपकी एक ही रहेगी। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है वो 250 रुपए उसकी बन जाती है, ठीक है, वो भी आपकी रिफंड हो जाती है। यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एप्लीकेशन फी, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और आपको जैसे ही पेमेंट पे आगे जाओगे आपकी पेमेंट हो जाएगी और जिसको रिफंड भी कर दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन किस बात की लेनी है कि ये फॉर्म फिलिंग तो हमारा हो गया, इसके अलावा कोई हमारे डाउट है तो हम जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि एफएक्यू माध्यम से हम सारे डाउट्स को केटर कर सके। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में इंटरेस्टेड हैं, जो फॉर्म फिलअप ध्यान से देख रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने से सिलेक्शन नहीं होता है, कॉमन एग्जाम है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, वैकेंसी अनेक पोस्ट में है, लेकिन आपका सिलेक्शन एक ही तैयारी से हो सकता है। वो सिलेक्शन अगर आप एक तैयारी से करना चाहते हो तो हमारे पास एक फीस से सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। जैसे आप आरा 24/7 की वेबसाइट को विजिट करोगे, ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाना एंड हमारा टीचिंग का महापाक है। टीचिंग के महापाक की मदद से आप कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेवल की वैकेंसी के एग्जाम को निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे बैच की तैयारी है जो सिलेक्शन वाली तैयारी को प्रोसीड करता है। तो सिलेक्शन के लिए या किसी भी बैच में अवेल करने के लिए बाय नाउ पे जाना एंड एक कूपन कोड लगा लेना। ये कूपन कोड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कूपन कोड का नाम है Y449, ठीक है। ये कोड अप्लाई कर लेना और आप चाहो तो पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, जहाँ पे हमारे काउंसलर्स पर्सनली आपके डाउट्स को एड्रेस करेंगे। तो अब सिलेक्शन की तैयारी करो एंड इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं अलग से एक सेशन लूं। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप फॉर्म फिलिंग में आपको मदद मिली, ये मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एक शेयर और लाइक बटन तो प्रेस करना बनता है, क्योंकि उसके बाद अब सारे टीचर्स आकर के अपनी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड रिलैक्सेशन को डिस्कस करेंगे, वो रणनीति डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इस सेंट्रल लेवल की वैकेंसी को एक ही बारी में क्लियर कर सकते हो। 6 साल बाद आ रही है ये वैकेंसी, इसको हाथ से मत जाने देना। गुड लक।